हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 ही है ये, जिसमें हम 38 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है 38 चैप्टर का, जिसमें हमने कुछ पॉलिटिकल मुद्दे देखे थे। ठीक है, ये पार्ट सेकंड होगा उसी चैप्टर का, जिसमें हम कुछ इकोनॉमिक मुद्दे और कुछ आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेवलपमेंट जो हुआ है, और साथ ही साथ जो फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड कुछ मामले जो थे वो इस सेकंड पार्ट में देखेंगे 38 चैप्टर का, जिसमें हम नेहरू के टाइम का जो भी डेवलपमेंट हुआ है 47 से लेके 64 तक हम ये देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो इसमें आता है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक मिलता है। तो प्लानिंग कमीशन का आपने नाम सुना होगा। जो प्लानिंग कमीशन 1950 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है। ठीक है, तो इसको बस एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा, यानी कि कोई एक्ट पारित करके भी नहीं, बस जो एग्जीक्यूटिव होती है यानी कि गवर्नमेंट होती है, वो अपने रेजोल्यूशन से, अपने कैबिनेट के ऑर्डर से ही बस इस प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश करती है। इस प्लानिंग कमीशन का मेनली जो काम था वो इंडिया का जो इकोनॉमिकल फ्रेमवर्क है, या किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, ये एक फ्रेमवर्क तैयार करने का काम प्लानिंग कमीशन का था। तो मेनली उस समय या अभी भी खासकर जो 5 ईयर प्लान होते हैं, इन 5 ईयर प्लान्स को तैयार करने का काम प्लानिंग कमीशन का होता था। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो थे, ये प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियल चेयरमैन हुआ करते थे प्लानिंग कमीशन के। खैर, ये प्लानिंग कमीशन तो अब खत्म हो चुका है, उसकी जगह पे नीति आयोग है। तो नीति आयोग के भी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसी तरीके से उस समय जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन के भी जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन थे वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। अब यहाँ से प्लानिंग कमीशन के बाद जो से यहाँ से जो प्लान्स बनते थे, जो भी प्रोग्राम्स बनती थी, ये जाती थी एनडीसी के पास, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1956 के बाद के समय में, सॉरी 1952 में। तो कुछ इस तरीके से ये मान लीजिए कि आपका प्लानिंग कमीशन हुआ और ये आपका एनडीसी हो गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो प्लानिंग कमीशन का काम क्या था कि फ्रेमवर्क तैयार करना, यानी कि मुझे अगर मान लीजिए कि 5 ईयर प्लान के लिए कोई फ्रेमवर्क मुझे तैयार करना है, तो ये पीसी बनाया गया, यानी कि प्लानिंग कमीशन बनाता था। फिर उस रिपोर्ट को या फ्रेमवर्क को वो भेजा जाता था किसके पास? एनडीसी के पास, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल उस रिपोर्ट को या प्रोग्राम को ऑथोराइज करता था, अप्रूव करता था। उसके बाद वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, तो पीसी का काम था बनाना और एनडीसी का काम था उसको अप्रूव करना। ठीक है, तो नेहरू के टाइम पर आप 3 5 ईयर प्लान्स देखेंगे। फर्स्ट 5 ईयर, सेकेंड एंड थर्ड 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था, इसको हम हैरोल्ड डोमार मॉडल भी कहते हैं। ये जो प्लान था, इसमें मेनली एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर खासा ध्यान दिया गया, जैसे कि डैम्स हो गए या फिर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ लैंड रिफॉर्म्स जो होंगे, तो लैंड रिफॉर्म्स में भी बहुत सारी थी। लैंड लॉट जो थे उनको एबोलिश करना था। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम किया गया था, क्योंकि आपने सुना होगा कि एक सीलिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया कि इससे ज़्यादा किसी के पास लैंड नहीं होनी चाहिए, तो लैंड सीलिंग का भी कॉन्सेप्ट लाया गया। तो लैंड रिफॉर्म का भी काम किया गया, और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, यानी कि डैम, इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये सब बनाने का भी काम आपको फर्स्ट ईयर प्लान में किया गया, क्योंकि ये मेनली इस समय एग्रीकल्चर पर ही फोकस था। सेकेंड 5 ईयर प्लान, जिसको हम महालनोबिस प्लान भी कहते हैं, पीसी महालनोबिस के द्वारा ये बनाया गया था। तो सेकेंड प्लान जो था, ये फर्स्ट प्लान से थोड़ा सा अलग था। अलग क्यों था कि फर्स्ट ईयर प्लान में जहाँ पर एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया था, सेकेंड 5 ईयर प्लान में हैवी इंडस्ट्री पर फोकस किया गया। ठीक है, तो हैवी इंडस्ट्री बनाना, उसमें प्रोडक्शन करना, साथ में अब ये भी देखेंगे आप कि जो इम्पोर्ट हुआ करता था, उस इम्पोर्ट पर टैरिफ्स बढ़ा दिए गए। तो इम्पोर्ट पर अब जब टैरिफ बढ़ाइएगा, तो वो जो इम्पोर्ट करके आपके पास आया हुआ है जो भी प्रोडक्ट है, वो महंगा हो जाएगा। तो अब उसको मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस यही था कि जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं वो महंगा हो जाए और हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो सस्ता हो जाए। तो इससे हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इम्पोर्ट को महंगा किया गया, ताकि डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगा तो हमारी हैवी इंडस्ट्रीज़ का भी यहाँ पर सही से काम करेंगी। तो मेनली सेकेंड ईयर प्लान जो था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड था। ठीक है, थर्ड प्लान की अगर बात करें, तो थर्ड प्लान सेकंड प्लान के जैसा ही था, लेकिन यहाँ पर मिक्स आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। यानी कि यहाँ पर इंडस्ट्री भी थी,
इसके साथ साथ यहाँ पर एग्रीकल्चर भी था, दोनों पर ध्यान रखा गया, लेकिन इंडस्ट्री जो थी इसको ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया गया। ओके, इंडस्ट्री वॉज गिवन मोर प्रायोरिटी और गिवन प्रायोरिटी ओवर द एग्रीकल्चर, लेकिन एग्रीकल्चर को भी यहाँ पर समाहित किया गया था। यानी कि थर्ड प्लान जो था वो फर्स्ट और सेकंड प्लान को मिला के बनाया गया था। एग्रीकल्चर को यहाँ पर दोबारा इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? इसका रीज़न ये था कि सेकेंड ईयर प्लान, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, उसमें ड्राउट जैसी सिचुएशन आ गई थी, इसलिए फूड ग्रेन्स का उतना प्रोडक्शन हो नहीं पाया था, इसलिए अगेन दोबारा यहाँ पर एग्रीकल्चर को प्लानिंग में शामिल करना पड़ा था। क्योंकि उस समय हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, हम इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे कि हमारे लिए वो काफ़ी हो, हमें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता था, और ख़ास करके वीट के इंपोर्ट के लिए हम यूएस पर काफ़ी डिपेंडेंट हुआ करते थे। ठीक है, और इस चीज़ का फ़ायदा यूएस उठाता था, क्योंकि वो चाहता था कि अगर आप मेरे यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को, तो आप अपनी यहाँ पॉलिसी उनकी अकॉर्डिंग बनाएं, क्योंकि उसमें ग्रुपिंग थी ना। एक तरफ यूएस की ग्रुपिंग हुआ करती थी और दूसरी तरफ यूएसएसआर की ग्रुपिंग हुआ करती थी, तो लोग एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने में लगे रहते थे। खैर, वो अलग बातें हैं। तो ये थर्ड प्लान था। अब आप देखिएगा कि एक्चुअली जो इकोनॉमिक सिचुएशन था वो सोशलिस्ट विचारधारा या फिर सोशलिस्ट पैटर्न पर रिलेटेड था। तो यहाँ पर लेकिन कुछ प्रॉब्लम आपको नज़र आती है यहाँ पर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो सोशलिस्ट विचारधारा वाले लोग हों, दोनों लोग नेहरू की इकोनॉमिक पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं उनका कहना था कि प्राइवेट सेक्टर को इनफ यहाँ पर स्पेस नहीं मिला हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ कर पाए। यहाँ पर बहुत सारी लाइसेंसिंग पॉलिसी है, परमिट्स पॉलिसी है, नई इंडस्ट्री लगाने के लिए लाइसेंस लेना है। ठीक है, अपने जो इंडस्ट्री लगी हुई है उसको एक्सपेंड करना है, उसके लिए हमें अलग से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। जितना हम प्रोडक्शन करते हैं उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी हमें परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा इसकी वजह से क्या है कि करप्शन एंड रेड टेपिज्म जैसी सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। तो इस वजह से क्या है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो डिस्करेज हो जा रहा है, उसको पूरा स्पेस या फैसिलिटी नहीं मिल रही है कि वो इंडस्ट्री लगा पाए या फिर अपना काम कर पाए। लेकिन वही सोशलिस्ट विचारधारा से भी प्रभावित जो लोग थे, यानी कि इसके जो विचारधारा वाले लोग थे, उनका भी शिकायत थी। उनकी शिकायत ये थी कि जो गवर्नमेंट है यानी कि स्टेट, ये क्या कर रही है कि ये सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो पब्लिक एजुकेशन हो, चाहे वो इंडस्ट्री ही हो, यहाँ पर सरकार अच्छे से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से क्या है कि एक मिडिल क्लास, जो कि एक बुर्जुआ मिडिल क्लास यानी कि प्रिविलेज वाला, जिसको हाई सैलरी मिलती है और जिसके पास अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि एक ऐसा मिडिल क्लास जनरेट हुआ जो बुर्जुआ क्लास का है, जिसको प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, जिनको हाई सैलरी मिलती है, लेकिन ये जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं है। तो ये वही लोग हैं जो ऑफिसर हुआ करते थे, जो करप्ट और रेड टेपिज्म को आगे बढ़ाने वाले लोग थे। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और सरकार की विचारधारा जो थी क्या थी, वो सोशलिस्ट थी, और उसकी भी जो विचारधारा वाले लोग थे वो भी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। लेकिन ठीक है, क्रिटिसिज्म तो चलता रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा नहीं था कि नेहरू के टाइम पे काम नहीं हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे चाहे वो इंडस्ट्रियल बेस हो, सोशल बेस हो या एजुकेशनल बेस हो, हर बेस पर यहाँ पर काम नजर आपको दिखेगा। जैसे कि भाखड़ा नांगल बांध, ये प्रोजेक्ट बना, तो भाखड़ा नांगल आपको पता है ये सोशलिस्ट पर है। उसके बाद दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर एक रिवर है, आपको झारखंड में मिलेगी, ये वहाँ पर मिलेगा, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर रिवर में, और जगह का नाम, स्टेट का नाम झारखंड, और पर्टिकुलर अगर जगह देखें तो बोकारो थर्मल कहते हैं इसको। ठीक है, एक बोकारो स्टील है जो जहाँ पर स्टील प्लांट है, और एक बोकारो थर्मल है जहाँ पर ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन है। हीराकुंड जो उड़ीसा और आपको छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर मिलेगा। ठीक है, तो ये सब डैम्स थे जो मल्टीपर्पज़ डैम हुआ करते थे, जो खास करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन था या फिर जो इरिगेशन के लिए भी यूज़ इनका किया जाता था। इसके अलावा हैवी इंडस्ट्रीज़ की भी यहाँ पर आपको इस्टेब्लिशमेंट नज़र आएगी, खास करके किसमें, पब्लिक सेक्टर में। स्टील प्लांट्स, कई सारी ऑयल रिफाइनरीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ओके, डिफेंस प्रोडक्शन। अब देखिए डिफेंस प्रोडक्शन का खासा ज़रूरत तब पड़ा जब हम 1962 में चाइना से वार हार गए, क्योंकि इससे पहले हमें डिफेंस पर उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं था, कोई इवेंट हुआ नहीं था। लेकिन 1962 में हुआ और उसमें भी हम हार गए, तो इसकी वजह से डिफेंस प्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होने लगी। खैर, उसके बाद हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसकी घड़ियाँ भी आती थी, वॉच आया करते थे, खैर ये अभी बंद हो चुका है।
सिंदरी फर्टिलाइजर्स, ओके, चितरंजन रेल फैक्ट्री, इंटीग्रल रेल फैक्ट्री, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, ओके, ये सब पब्लिक सेक्टर में आने वाले हैवी इंडस्ट्रीज थे जिसका गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया था और इनको इस्टेब्लिश किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप देखेंगे 1958 में पार्लियामेंट में एक साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन लाया जाता है, मेनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पेस से रिलेटेड हो, या फिर जो नॉर्मल हमारी आईटी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, या जिस तरीके से भी हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो, उसके लिए यहाँ पर एक पॉलिसी लाई जाती है। ठीक है, वहीं आप 1947 में ही देखेंगे कि इंडिया में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का इस्टेब्लिशमेंट होता है। ये नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इंडिया की फर्स्ट नेशनल लेबोरेटरी के तौर पे इसका इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। इसके बाद जो फर्स्ट 5 इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश किए जाते हैं, इनमें जो पहला इंस्टीट्यूट था जिसको 1952 में खड़गपुर में इस्टेब्लिश किया गया, जिसे MIT के तर्ज पे या MIT के बेसिस पे के पैटर्न पे इनको इस्टेब्लिश किया गया। ओके, इसके बाद 1948 में आप देखेंगे एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया होमी जहांगीर भाभा के अंडर में। बाद में जब एटॉमिक एनर्जी को और ज़्यादा आवश्यकता महसूस होने लगी और गवर्नमेंट को लगा कि हमें और इसको विस्तार करना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने एक अलग से डिपार्टमेंट ही क्रिएट कर दिया 1954 में, जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और इसका जो सेक्रेटरी थे उन्हीं को बनाया गया, होमी जहांगीर भाभा, जो कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हेड थे। आप ये भी देखेंगे कि आगे फर्दर 1956 में इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर ट्रॉम्बे में क्रिएट होता है, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, और इंडिया का तो पहला ये था ही, इसके साथ साथ ये एशिया का भी पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनकर तैयार होता है। ठीक है, इसके बाद स्पेस में आगे काम स्टार्ट होते हैं। तो स्पेस में आप देखिएगा 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च आता है, इसको बनाया जाता है, और इसके साथ साथ थुम्बा में एक रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी भी तैयार की जाती है। इसके अलावा अगर हम मेजरमेंट की बात करें, वेट की बात करें, कॉइनेज, इन सब चीज़ों की बात करें, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर जो पैटर्न यूज़ होता था, या फिर जो स्टैंडर्ड यूज़ होता था, उसको हमने अपनाया, और अपने यहाँ के जो डेसिमल क्वाइनेस या फिर जो वेट एंड मेजरमेंट के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते थे, उसको भी हमने नेशनल स्टैंडर्ड के तहत फेस वाइज में, यानी कि 1955 से लेकर 1962 करीब 7 सालों में हमने इसको अडॉप्ट किया फेस मैनर में। इसके साथ साथ मैंने कहा कि डिफेंस इक्विपमेंट्स को भी के प्रोडक्शन पर भी ध्यान दिया गया। जब हम 1962 का वार हार गए, उसके बाद मेनली रूप से यहाँ पर ध्यान दिया जाने लगा। सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन में आप देखेंगे कि आज़ाद होते ही, यानी कि 1951 का जो टाइम था, यहाँ पर हमारे यहाँ जो साक्षरता अनुपात था, यानी कि कितनी पॉपुलेशन हमारी साक्षर थी, लिटरेट थी, मात्र यहाँ पर देखेंगे करीब 16.5%, यानी कि 16.6% जो पॉपुलेशन था, ये एक मात्र साक्षर और लिटरेट था। अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो इन गाँव के एरिया में ये परसेंटेज और भी कम था। ठीक है, तो अब यहाँ पर एजुकेशन पर भी ध्यान देने की बात गई, बात थी, तो इस वजह से यहाँ पर इनरोलमेंट भी स्टार्ट होते हैं। तो आप देखें कि 10 सालों के बीच में, यानी कि 51 से लेकर 61 के बीच में, इन 10 सालों के बीच में जो लड़के थे, बॉयज़ का इनरोलमेंट डबल हो गया, बॉयज़ का इनरोलमेंट डबल हुआ, और वहीं लड़कियों का जो इनरोलमेंट था, ये ट्रिपल्ड हो गया, यानी कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों ने एडमिशन लिया स्कूल में। और वहीं आप यूनिवर्सिटी की अगर नंबर्स की बात करें तो जहां 1947 में यूनिवर्सिटी की संख्या मात्र 18 थी, ये 3 फोल्ड हो गई, 3 टाइम्स हो गई 1964 में, 54 हो गई है, यानी कि 54, 3 गुने ज़्यादा हो गई। ओके, नाउ अब यूनिवर्सिटी एजुकेशन की भी ज़रूरत थी यहाँ पर। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन को किस तरीके से किया जाए, उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड कमीशन आता है, किसके अंडर में, एस राधाकृष्णन के अंडर में। और इस राधाकृष्णन के अंडर में जो रिकमेंडेशन ये दिया जाता है, इस रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही 1953 में UGC को इस्टेब्लिश किया जाता है, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। लेकिन उस समय यूजीसी के पास कोई लीगल बैकअप नहीं था, तो इसलिए 1956 में 3 साल बाद एक यूजीसी एक्ट पारित करके यूजीसी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। तो ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड कमीशन था इस राधाकृष्णन के अंडर में।
अब सेकेंडरी एजुकेशन की जहाँ तक बात थी, सेकेंडरी एजुकेशन के अपलिफ्टमेंट के लिए भी एक गवर्नमेंट ने यहाँ पर कमीशन बनाया 1952 में, जो कि मुदलियर कमीशन के नाम से जाना जाता था। ये मुदलियर कमीशन जो थे, जिनका पूरा नाम ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियर था, ये इस कमीशन के चेयरमैन थे, तो चेयरमैन के नाम पर ही इसका नाम था। तो इस मुदलियर कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर आप देखेंगे कि 1961 में NCERT, जिसकी बुक हम पढ़ते हैं, इस NCERT को भी इस्टेब्लिश किया गया। तो एजुकेशन के रिलेटेड जो फील्ड था, यहाँ पर इस तरीके के कुछ डेवलपमेंट आपको नज़र आता है। इसके बाद अगर सोशल चेंजेस की अगर हम बात करें, तो एंटी अनटचेबिलिटी लॉ, ये एक एक्ट पारित किया गया 1955 में। अनटचेबिलिटी यानी कि जो अस्पृश्यता होता है, छुआछूत वाली जो एक बिहेवियर होती है, उसके अगेंस्ट में यहाँ पर ये एक्ट लाया गया था, एंटी अनटचेबिलिटी एक्ट 1955। इसके बाद आप देखेंगे कि हिंदू कोड बिल 1951 में, एक्चुअली ये एक इकलौता नहीं था, इसे करीब 4 सेपरेट एक्ट में इसको लाया गया। तो ये मेनली ये एक्ट आया क्यों था? ये मेनली एक्ट आया हुआ था, जो वीमेन हुआ करती थी, उनकी सोसाइटी में जो राइट्स हैं वो पुरुषों के समान, वो मेन के समान हो पाए, इसलिए इसको लाया गया था। तो इसके तहत आप देखेंगे कि मोनोगामी को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि प्रोविज़न में रखा गया। मोनोगामी का मतलब होता है एक शादी। अब उससे पहले क्या था, लोग एक से ज़्यादा शादियाँ भी करते थे, उसको हम पॉलीगैमी कहते हैं। ठीक है, तो पॉलीगैमी को हटा के मोनोगैमी को रखा गया। साथ ही साथ जो डाइवर्स का अधिकार होना चाहिए, वो बराबर अधिकार मिलना चाहिए, पुरुष को भी और महिलाओं को भी, दोनों के पास डाइवर्स का इक्वल राइट होना चाहिए। इसके साथ साथ जो कंसेंट और मैरिज का एज हुआ करता था, इसको भी इंक्रीज़ किया गया। जो फैमिली प्रॉपर्टी हुआ करती थी, उसमें भी महिलाओं को अधिकार दिया गया कि वो महिलाएं उस फैमिली प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकती हैं, या और साथ साथ उसको मेंटेन भी कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये हिंदू कोड बिल था, इसलिए इससे फ़ायदा किसको होने वाला था? इससे फ़ायदा हिंदू महिलाओं को होने वाला था। यानी कि दूसरी कम्युनिटी के जो लोग थे, खास करके जो मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाएं थी, उनको इससे फ़ायदा नहीं होने वाला था। ठीक है, और उस समय कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड भी नहीं था, आज भी नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, वैसे सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया है। तो एक चीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आपको पता होगा ना कि DPSP है, ये बताइए कि DPS के अंडर ये कौन से आर्टिकल में है, बिना देखे कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो फॉरेन पॉलिसी हमारी काफ़ी सीधी सादी थी उस समय, और कुछ हमने एक प्रिंसिपल बनाए हुए थे जिनके बेसिस पर हमारी फॉरेन पॉलिसी काम करती थी। तो आपको ये भी पता था कि उस समय हमने नाम बना हुआ था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, कि हम किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होने वाले हैं, ना ही USSR के ग्रुप में और ना ही USA के ग्रुप में। तो कुछ पॉलिसी हमने बनाई थी, कुछ प्रिंसिपल बनाए थे, जिसके बेसिस पर हमारी फॉरेन पॉलिसी काम करती है, आज भी उसी बेसिस पर काम करती है, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ। तो वो प्रिंसिपल क्या थे? वो प्रिंसिपल ये थे कि हम किसी भी दूसरे कंट्री के साथ, चाहे वो बायलैटरली हो, चाहे वो मल्टीलेटरल हो। तो बायलैटरल का मतलब क्या होता है? जब दो कंट्री मिलकर कोई एग्रीमेंट करे तो उसको हम बायलैटरल कहते हैं। जब दो से ज़्यादा कंट्री मिलकर करें तो हम उसको मल्टीलेटरल कहते हैं। तो किसी भी कंट्री के साथ हम किसी भी तरीके का मिलिट्री अलायंस नहीं बनाएंगे। साथ ही साथ हम किसी पावर ब्लॉक में शामिल नहीं होंगे, चाहे वो USSR हो और चाहे वो USA हो, दोनों में से किसी में शामिल नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी न्यूट्रल होगी, न्यूट्रलिटी नहीं था। ठीक है, अब ऐसा नहीं था कि कोई ब्लॉक गलत कर रहा है तो हम उसको नहीं बोलेंगे या फिर हम उसका क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, ऐसा नहीं था। इंडिया ने ऐसा किया, मतलब कि क्रिटिसिज्म किया, न्यूट्रल नहीं था। अगर कोई भी ग्रुप गलत, अगर USSR गलत कर रहा हो तो इंडिया ने क्रिटिसाइज़ किया, USS अगर ग्रुप अगर गलत कर रहा हो तो उसका भी हमने क्रिटिसिज्म किया। तो भले दोनों में से किसी ग्रुप में हम शामिल नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारी फॉरेन पॉलिसी न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी नहीं थी। ठीक है, साथ ही साथ हम सभी कंट्री के साथ एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन रखेंगे, चाहे वो अमेरिकन ब्लॉक की कंट्री हो, चाहे वो सोवियत ब्लॉक की कंट्री हो। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि इंडिया ने एशियन, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन की जो कंट्रीज़ थी, जहाँ पर अभी भी कॉलोनियल पावर्स थे, जो अभी भी देश गुलाम थी, उनकी फ्रीडम के लिए, उनको डीकोलोनाइज करने के लिए हमने सपोर्ट किया। यानी कि एंटी कॉलोनियल एक्ट जो सपोर्ट था, अभी भी हमारा जारी था। साथ ही साथ हमारी पॉलिसी एंटी एपरथाइड थी। एपरथाइड का मतलब होता है नस्ल भेद, जैसे कि साउथ अफ्रीका में था ना, गोरे काले के बीच में भेद, ये उसी को हम कहते हैं अपर्थाइड, यानी कि नस्ल भेद। तो इसके खिलाफ भी हमारी पॉलिसी थी।
साथ ही साथ हमने डिसआर्मामेंट को सपोर्ट किया, यानी कि जो वेपन्स हैं, जो हथियार बने हुए हैं, उनकी नंबर्स को कम किया जाए ताकि वर्ल्ड पीस को कायम किया जाए। तो इस डिसआर्मामेंट से रिलेटेड आपको यूएन चार्टर भी है, जिसका आर्टिकल 11 आपको इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट की बात करता है। साथ ही साथ इस डिसआर्मामेंट के लिए आप देखेंगे कि एटॉमिक कमीशन भी 1947 में आया, जिसको इंडिया ने सपोर्ट किया। साथ ही साथ 18 नेशंस डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस भी आया 1962 में, जिसको इंडिया ने सपोर्ट और स्पॉन्सर किया। तो ये प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पर हमारी फॉरेन पॉलिसी काम करती है। ये आज भी रिलेवेंट है, भले ही यूएसएसआर और यूएसएसआर का जो यूएसए का जो ग्रुप था वो ख़त्म हो गया, ठीक है, वो ब्लॉक आज प्रासंगिक नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से आप इसको ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज आप देखेंगे चाइना का डोमिनेंस हो रहा है, चाइना एक्सपेंशन की पॉलिसी अपना रहा है। तो एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि कहीं ना कहीं आप यूएसएसआर और यूएसए के बीच का जो वो टाइम था, कहीं ना कहीं आज यूएसए और चाइना के बीच के टाइम की तरह वो बन रहा है, उस तरीके से आज ये टाइम बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लिंक कर सकते हैं इस चीज़ को, और कहीं आंसर राइटिंग आए आपको फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड और इस तरीके के प्रिंसिपल लिखना हो, तो इन सब चीज़ों को वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यही पॉलिसी आज भी हम अपनाते हैं और इसी के बेसिस पर ही हमारी फॉरेन पॉलिसी आज भी काम करती है। तो कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ के बारे में देख लेते हैं, जो खास करके हमारी नाइबर कंट्रीज़ हैं। इंडिया के रिलेशन पाकिस्तान के साथ जो 47 से लेके 64 यानी कि नेहरू के टाइम तक रहते हैं, तो आप देखिएगा 1947 में ही जब कश्मीर का एक्सेशन होता है इंडिया में, तो ये पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगता है। पाकिस्तान को महसूस होता है या फिर उनको लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर उनका है। अब ये क्यों लगता है उनको, ये तो वही जाने। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि उनको लगता है कि मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो इसलिए ये उनके लिए है, लेकिन और कोई रीज़न नहीं है कि उनको क्यों लगता है, क्योंकि जब उसके वहाँ के राजा ने ही जब एक्सेशन कर दिया इंडिया में मिल गए, तो फिर ये ज़बरदस्ती वाली कोई बातें नहीं थी। खैर, ये तो उनके संबंध में है। फिर आप देखेंगे कि 1948 में 1948 से पहले ही, मतलब ये जो ठंडी का जो टाइम था, उसी समय पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ट्राइबल अटैक होता है इंडिया में, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। अब ये कंप्लेन लेके नेहरू चले जाते हैं यूएन में, और यूएन क्या करता है, स्टैंड ऑफ कर देता है, यानी कि सीज फायर हो जाती है, जिसकी सेना जहाँ थी वहाँ रुक जाती है। तो इस वजह से पीओके वाला जो सिचुएशन एरिया है, ये उनके पास चला जाता है, ठीक है। तो 1949 में वहाँ पर सीज़ फायर हो जाता है। सीज़ फायर का मतलब होता है कि दोनों में से कोई गोलियाँ नहीं चलाएगा और शांति, बॉर्डर पर वो शांति मेंटेन रखेंगे, ठीक है। आज भी सीज़ फायर का उल्लंघन करता है पाकिस्तान आए दिन, खास करके आजकल तो बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि चाइना अभी एग्रेसिव हो रहा है और पाकिस्तान को मौका मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट पाकिस्तान के साथ इशू रहती है हमारी वाटर शेयरिंग को लेके, जो इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उनको, उनकी रिवर्स को, वाटर को लेके, शेयरिंग को लेके यहाँ पर इशू रहता है। तो इससे रिलेटेड आप देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के गाइडेंस के अंडर में एक पॉलिसी, एक एग्रीमेंट साइन होती है 59 में, और इसका एक फाइनल एग्रीमेंट साइन किया जाता है 1960 में कराची के साथ, कराची में, ठीक है। तो ये वाटर डिस्प्यूट होता है। इसके बाद इंडिया और चाइना की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब यूएन का जो आपका सिक्योरिटी काउंसिल है, जो परमानेंट, जिसमें 5 मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसमें इंडिया से एक मेंबर को लाने की जब बात होती है, जब उस समय एक्सपेंशन होता है, तो उसमें बात होती है कि, सॉरी इंडिया कह रहा हूँ मैं, एशिया से एक कंट्री को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो यूएसएसआर चूँकि इंडिया का सपोर्टर था वहाँ उस समय, तो ये मामला इंडिया के पास आया था कि आपको मौका दिया जाता है कि आप सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल हो, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया शामिल होने से, और इंडिया ने सपोर्ट किया कि इसको रिपब्लिक ऑफ चाइना को, कि चाइना को यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल सीट के लिए शामिल किया जाना चाहिए। हमने चाइना को सपोर्ट किया, लेकिन उसी चाइना ने 1962 में हम ही पर बैकफायर कर दिया, ठीक है। तो ना चाइना उस समय विश्वस्त था और ना चाइना आज विश्वास करने लायक है। खैर, तो वो फ्यूचर में इंडिया के लिए एक फ्रस्ट्रेटिंग ही साबित हुआ। भले लड़ाई के बाद भी छोड़ दीजिए आप, हम कोई रेजोल्यूशन लेके भी जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के पास, तो सबसे पहला जो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर जो हमारा अगेंस्ट खड़ा होने वाला होता है, वो रहता है चाइना। ये तो आपको पता ही है, चाहे वो मकसूद अजहर का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो। खैर, तिब्बत एंड पंचशील, आपको पता है 1950 में तिब्बत आर्मी, चाइनीज़ आर्मी तिब्बत में इंटर करती है और तिब्बत को ऑक्युपाई कर लेती है। खैर, इस चीज़ को इंडिया ने भी फॉर्मलाइज कर दिया बाद में कि ठीक है,
कि आपकी अधिकार है तिब्बत के पास, तो चाइनीज़ ऑक्यूपेशन को इंडिया ने स्वीकार कर दिया। और इसके बाद आप देखेंगे कि एक एग्रीमेंट साइन होता है, पंचशील एग्रीमेंट कहते हैं इस चीज़ को। इस पंचशील के बारे में हम पहले भी काफ़ी पढ़ चुके हैं। फिर आप देखेंगे 1959 में तिब्बत में ही आपको चाइनीज़ डोमिनेंस के अगेंस्ट अपराइजिंग होती है, और इस वजह से वहाँ पर सेना जो होती है, चाइनीज़ सेना, वो इस तिब्बत के लोगों को काफ़ी हैवली सप्रेस करती है। और इसी बीच क्या होता है कि उनके जो रिलीजियस गुरु हैं, रिलीजियस टीचर हैं, वो दलाई लामा इंडिया में चले आते हैं और इंडिया उनको एजाइलम देता है, उनको शरण देता है। अब ये चीज़ चाइना को अच्छी नहीं लगती है, और इस एक्सक्यूज़ को ध्यान में रखते हुए या एक्सक्यूज़ को देते हुए चाइना क्या करता है कि लद्दाख में कुछ एरिया कैप्चर कर लेता है, साथ ही साथ लोंगजू के कुछ एरिया को कैप्चर कर लेता है। फिर भी हम कुछ नहीं बोले। 1962 में वॉर होता है, यहाँ पर चाइना अटैक करता है लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया। उस समय अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। ओके, तो लद्दाख का जो आज गलवान वैली जिसको कहते हैं, यही गलवान वैली उस समय भी थी जहाँ पे सबसे पहले वहाँ पर इसने अटैक किया था, उसी गलवान वैली के थ्रू। ठीक है, तो ये वार हम हार जाते हैं। खैर, हमने यूएसए और ब्रिटेन से सहायता मांगी थी और यूएस ब्रिटेन ने हमें सपोर्ट भी किया था आर्म्स के द्वारा, लेकिन फिर भी हम ये जो वार था ये हार जाते हैं। और इसकी वजह से एक लार्ज एरिया लद्दाख का, जिसको हम कहते हैं अक्साई चीन, जिसको चाइना कैप्चर कर लेता है। अब इस जो वॉर था, इसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम बात करें तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं। पहली चीज़ कि इंडिया का जो मोरल था ये डाउन हो जाता है, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट, मोरल ये डाउन हो जाता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी इंडिया की, ये स्कैन के अंदर में आ जाती है। स्कैन यानी कि क्वेश्चन के अंडर में आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने ये तो सोचा था कि हम किसी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अगर हम यूएसएसआर के ग्रुप में होते या फिर हम यूएसए के ग्रुप में होते तो चाइना के अगेंस्ट ये युद्ध हम आज नहीं हारते। तो इसलिए ये नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी इंडिया की अंडर स्कैनर थी। और इसके बाद और कांग्रेस के कुछ बैकस्लैश या फिर बैकफुट पर कुछ मिलते हैं। वो क्या था कि 3 पार्लियामेंट्री बाई इलेक्शंस होते हैं और तीनों पार्लियामेंट्री बाई इलेक्शंस में कांग्रेस हार जाती है। और इसके साथ साथ नेहरू को लाइफ में पहली बार नॉन कॉन्फिडेंस मोशन फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ये होता है कि इसमें कहा जाता है सत्ता पार्टी को कि आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाइए। कॉन्फिडेंट इन द सेंस कि आप अपने नंबर्स शो कीजिए हाउस में कि आपके पास पूरा नंबर है या नहीं सरकार चलाने के लिए। अगर सरकार अपने नंबर्स को शो नहीं कर पाती, यानी कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है, तो गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ेगा, गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी। और नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल और केवल लोकसभा में ही रखा जाता है, राज्यसभा में नहीं रखा जाता। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। खैर, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था, इसमें जो रिसोर्सेज लगने वाले थे वो सारे रिसोर्सेज, मैक्सिमम रिसोर्सेज डिफेंस की तरफ, लड़ाई की तरफ वो डाइवर्ट हो गए। तो अब देखिए, ये जो सिचुएशन हो गया था 1962 के बाद, चाइना से हम जो वॉर था ये हम हार गए थे। इस समय आपको ड्राउट वाली भी सिचुएशन आती है, तो हमारे पास अनाज की कमी हो गई थी। ठीक है, अब जो रिसोर्सेज थे वो हमने डिफेंस की तरफ उसको मोड़ा था, तो रिसोर्सेज की भी कमी हो गई थी। यानी कि अब देखेंगे इंडिया की स्थिति इस समय सही नहीं थी। तो उसमें कहते हैं ना कि जब हमारा दुश्मन होता है जो देखता है हमें कि ये मुश्किल में है, तो मौका उनके लिए चौके के समान होता है। यानी कि अभी उनके लिए मौका होता है तो चौका मार दो। तो पाकिस्तान ने यही मौका देखा। पाकिस्तान ने देखा कि चाइना के साथ लड़ाई हुई है, मोरल डाउन है, सेल्फ रिस्पेक्ट कम है, रिसोर्सेज डाइवर्ट हो गए हैं, तो रिसोर्सेज की कमी है, इनके पास ड्राउट आ गए हैं, खाने के लिए इनके पास अनाज नहीं है। तो ये एक ऐसा मौका है जिस पे मुझे चौका मारना चाहिए। तो इसी चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान ने क्या किया कि 1965 में इंडिया पर अटैक कर दिया, और यहाँ पर भी चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। खैर, ये 65 का समय नेहरू का समय नहीं है, क्योंकि 64 में ही नेहरू की डेथ हो जाती है। तो ये 65 का समय शास्त्री जी का समय होता है, लाल बहादुर शास्त्री जी का, जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ जीत जाते हैं। ठीक है, इसमें एक इफेक्ट ये आता है, आप देखेंगे कि यूएस और यूके ने हमें सहायता की थी चाइना के अगेंस्ट वॉर में। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बनती है कि जब भी हमारी फ्यूचर फॉरेन पॉलिसी हो, तो हम उसे यूएस यूके को भी अपनी फॉरेन पॉलिसी हम कंसिडर कर सकते हैं।
तो ये सब कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे इस चाइना वॉर के बाद। जहाँ तक नेपाल और भूटान की बात की जाए तो भूटान के साथ शुरू से ही हमारी जो रिलेशन रहे हैं काफ़ी अच्छे रहे हैं और आज भी काफ़ी अच्छे हैं। भूटान के हमने सहायता भी करते हैं, हम उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, एक्सटर्नल रिलेशंस होते हैं, उनमें वो सजेशंस लेते हैं, हम गाइड करते हैं उनको। और ख़ास करके देखिए जो डोकलाम इशू हुआ था उसमें भी हमने भूटान की सहायता की थी, तो भूटान के साथ हमारे रिलेशन पहले भी सही थे, आज भी सही हैं। जहाँ तक नेपाल की बात है, नेपाल के साथ रिलेशन पहले सही थे, लेकिन ये इनका समझ में नहीं आता है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आज के समय में देखिए ओली जी यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, एकदम एक्सट्रीमली एंटी इंडियन पर्सन एंड प्रो चाइनीज़ पर्सन। हर काम इंडिया के अगेंस्ट में करना इनकी खूबी है, ठीक है। तो खैर वहाँ की इंडिया की पॉलिटिक्स का कोई एक स्टेबिलिटी नहीं है। वहाँ हर साल कम से कम दो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो एक बनेंगे दूसरे आएंगे, तो वो चलता रहता वहाँ पे। श्रीलंका के साथ बात करें तो श्रीलंका के साथ भी हमारे कोई इशू नहीं है। श्रीलंका के साथ भी हमारे रिलेशन काफ़ी सही है। एक जो प्रॉब्लम हमारी श्रीलंका के साथ होती है वो प्रॉब्लम्स होती हैं किसके, तमिल्स के। और जो भी हमारे इशू होते हैं वो तमिल की वजह से ही होते हैं। अब तमिल के अधिकारों की रक्षा के लिए कभी कभी हम करते हैं इंटरफेयर वहाँ पर, यानी कि उनकी गवर्नमेंट को हम बोलते हैं कि थोड़ा तमिल के अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए। तो श्रीलंका को लगता है कि इंडिया उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है, उनके पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है, तो उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर तमिल इशू को छोड़ दिया जाए तो वैसे श्रीलंका के साथ हमारे कोई बुरे संबंध नहीं है, सही संबंध ही है, ठीक है। आप ये भी देखेंगे कि उस समय जो हमारी नॉन अलायंस पॉलिसी थी, नैम जो था, इसको श्रीलंका ने सपोर्ट भी किया था, ठीक है। तो ये कुछ नेबर्स हैं जिनके साथ हमारे क्या रिलेशन रहे हैं इस नेहरू टाइम में 47 से लेकर 64 तक के। ये आपका पूरा का पूरा एक समरी है जो आपके काम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 38 चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले लास्ट चैप्टर जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है, आई थिंक ये बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है वो। खैर उसको ख़त्म करने में मुझे लगता है 5-6 पार्ट्स लगेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होंगी वो 39 चैप्टर से स्टार्ट होंगी, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।